हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। मूवी की शुरुआत 1945 जापान में होती है, जहां वर्ल्ड वॉर 2 ने कंट्री को बहुत राविज कर दिया है। एक जवान कोरियन लड़का चॉय बेदाल एक फाइटर प्लेन पायलट बनने का ड्रीम देखता है और जापान की एयर फोर्स में एनरोल होने की कोशिश करता है। घर जाते वक्त उसकी मुलाकात एक कोरियन थग चुन बे से होती है, जो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर का डिस्गाइज बनाकर उसके पैसे चुराने की कोशिश करता है। लेकिन चॉय जल्द ही उसकी रियल आइडेंटिटी जान जाता है और उस पर अटैक करता है। बाद में दिखाया जाता है कि चॉय और चुनबे एक ट्रक में है जो एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप जा रहा है। चुनबे ट्रक से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब कुछ गैंगस्टर्स उसका पीछा करते हैं तो उसे वापस अंदर आने पर मजबूर होना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि चॉय और दूसरे कोरियंस एक पोल से बंधे हुए हैं और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। काटो, जो कैंप का कमांडर इन चीफ है, वहां आता है और उसके आदमी कोरियंस के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। सरप्राइजिंगली काटो अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि कोरियंस को खोल दे और उन्हें फ्री कर दे। जैसे ही कोरियंस अनटाइड होते हैं, उनमें से एक काटो को बिलिटल करता है और उसे गाली देता है। ये सुनकर काटो चॉय को अपने साथ फाइट के लिए चैलेंज करता है और उसे कहता है कि अगर वो उसे हरा देता है तो सारे कोरियंस फ्री हो जाएंगे। चॉय कमांडर के साथ एक पुरानी कोरियन फाइटिंग स्किल, जिसे ताइक्योन कहते हैं, का यूज करके लड़ना शुरू करता है, लेकिन आसानी से डिफीटेड हो जाता है। लकीली काटो उसे मार पाता उससे पहले एक अमेरिकन फाइटर प्लेन बेस पर अटैक करता है और कोरियंस अपनी लाइफ सेव करते हुए भागने में एबल हो जाते हैं। इसके बाद चॉय चुनबे को टोक्यो के मार्केट में अपनी छोटी शॉप रन करने में हेल्प करना शुरू करता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एक लोकल गैंगस्टर जिसका नाम याकुजा है और उसके आदमी चुनबे के स्टॉल पर आते हैं और कुछ पैसे मांगते हैं। चुनबे उनकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज करता है और बदले में ग्रुप द्वारा सिवियरली बीटन हो जाता है। ये देखकर चॉय इंटरवीन करता है और अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। वो गैंगस्टर्स के साथ अकेला लड़ता है जब तक गैंग लीडर उसकी गर्दन पर एक कताना नहीं रख देता, उसे मारने की थ्रेटन करते हुए। सिचुएशन से डरकर चॉय घबरा जाता है। उसे फिर गैंग लीडर द्वारा बुली किया जाता है और मजबूर किया जाता है कि वो अपने शूज पर गिरे हुए यूरिन को चाटे। इसके अलावा उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड किया जाता है क्योंकि उसे खुद को इकेबुकुरो का बेड वेटर अनाउंस करने पर मजबूर किया जाता है। थोड़ी देर बाद एक मिडिल एज्ड मैन ब्योम सू चॉय के पास आता है और उसे उठने में एड करता है। वो गैंग मेंबर्स के साथ लड़ता है और अपनी ऑसम फाइटिंग स्किल से उन्हें एक एक करके गिरा देता है। चॉय ये सब दूर से छुपकर देख रहा होता है। ब्योम सू सारे गैंगस्टर्स को हरा देता है, गैंग के लीडर को वहां से जाने पर मजबूर करते हुए। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि ब्योम सू भी चॉय के ही कोरियन सिटी से एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है। वो फिर चॉय और चुनबे को एक सर्कस ले जाता है जहां कई कोरियन इमिग्रेंट्स एक साथ काम करते हुए देखा जा सकता है अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। वहां ब्योम सू को हर कोई रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो कोरियंस की अकोमोडेशन मैनेज कर रहा है और अपने बच्चों के लिए एक कोरियन स्कूल खोलने का प्लान भी कर रहा है। ठीक तभी चॉय ब्योम सू से प्लीड करता है कि वो उसे अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स सिखाए, लेकिन ब्योम सू चॉय की रिक्वेस्ट रिफ्यूज करता है क्योंकि उसने मार्शल आर्ट्स अबैंडन करने का प्रॉमिस किया है। नतीजे के तौर पर चॉय हैवी रेन में ब्योम सू के रेजिडेंस के बाहर घुटनों के बल बैठ जाता है। सीन फिर फ्लैशबैक होता है जहां हमें पता चलता है कि ब्योम सू असल में चॉय का बचपन में मार्शल आर्ट्स टीचर था। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ब्योम सू को अपना होम टाउन लीव करना पड़ा था और लो प्रोफाइल रहना पड़ा था। प्रेजेंट में सुबह हो चुकी है और चॉय अभी भी ब्योम सू के रेजिडेंस के बाहर घुटनों के बल बैठा हुआ है, उसे मार्शल आर्ट सिखाने की प्लीड कर रहा है। नैगिंग से थककर ब्योम सू फाइनली अग्री करता है और उसे एक मार्शल आर्ट्स ड्रेस और फाइटिंग स्टाइल पर एक बुक प्रोवाइड करता है। वो आगे उसे कहता है कि पावर के बिना जस्टिस एम्प्टी है, लेकिन जस्टिस के बिना पावर वायलेंस की तरफ ले जाएगी। वो सजेस्ट करता है कि वो फाइटिंग स्किल्स का यूज खुद को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए करे। जल्दी ही चॉय ब्योम सू और उसके ग्रुप में शामिल हो जाता है और लिविंग अर्न करने के लिए एक रिक्शा ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू करता है। वो अपना फ्री टाइम भी ब्योम सू से मार्शल आर्ट्स लर्न करने में यूज करता है। एक दिन चॉय कुछ अमेरिकन पुलिस ऑफिसर्स को एक जापानीज वुमन के साथ मिसबिहेव करते हुए नोटिस करता है। चुनबे चॉय को इससे दूर रहने और घर वापस जाने की सजेस्ट करता है, लेकिन चॉय आगे बढ़ता है और ऑफिसर्स का सामना करता है लड़की को बचाते हुए। लड़की को बचाने के थोड़ी देर बाद वो एरिया में ब्रेव टाइगर के नाम से पॉपुलर हो जाता है। वो जो जापानीज वुमन को परवर्टेड अमेरिकन ऑफिसर से बचाता है, वो उन वुमन में से एक के करीब भी आ जाता है, योको।
फॉलोइंग सीन में याकुजा के आदमी सर्कस पर आते हैं और ब्योम-सू को ढूंढना शुरू करते हैं, मार्केट में पिछली एम्बैरेसमेंट का रिवेंज लेने के एम से। जल्दी ही ब्योम-सू अपने रेजिडेंस से बाहर निकलता है और गैंग मेंबर्स के साथ अकेला लड़ता है। बदकिस्मती से वो जल्दी ही ओवरपावर्ड हो जाता है और गैंग लीडर द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है। जब चॉय और चुनबे वहां आते हैं तो वो कोरियन इमिग्रेंट्स को रोते हुए और ब्योम-सू को जमीन पर मरा हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। अगले दिन चॉय अपने मास्टर ब्योम-सू की मौत का रिवेंज लेने का डिसाइड करता है और अकेला याकुजा के हेडक्वार्टर्स की तरफ चलता है। सरप्राइजिंगली दूसरे कोरियन इमिग्रेंट्स भी उसके पीछे आते हैं, अपने हाथों में कुछ वेपन्स लिए हुए। दूसरी तरफ याकुजा के आदमी तैयार दिखाई देते हैं, ये जानते हुए कि इमिग्रेंट्स उन पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। दोनों ग्रुप्स के बीच फाइट ब्रेकआउट होती है और हर कोई अपने पंचेस और वेपन्स फेंकना शुरू कर देता है। जल्दी ही एक कोरियन इमिग्रेंट याकुजा को स्टैप करने में सक्सीड होता है, लेकिन गैंग मेंबर्स द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। कमोशन तब रुकती है जब पुलिस उन्हें अलग करने के लिए वहां आती है। फॉलोइंग सीन में हम चॉय को अपना बिलोंगिंग्स पैक करते हुए देखते हैं, जब उसने खुद को एग्जाइल करने और हिमालयाज में रिट्रीट करने का माइंड बना लिया होता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने लोगों को बचाने में फेल हो गया है। योको उसे रोकने के लिए वहां आती है, लेकिन वो अपने डिसीजन पर एडमेंट रहता है और चला जाता है। माउंटेन्स में चॉय अपने मूव्स और किक्स में परफेक्शन पाने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करना शुरू करता है। वो दिन रात ठंडे वेदर में प्रैक्टिस करता है, यहाँ तक कि सरवाइव करने में डिफिकल्टीज फेस करते हुए भी। वो अपने ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स खुद बनाता है और ब्योम-सू द्वारा पहले दिए गए बुक से सीखता है। शुरू में उसे हिमालयस के एक्सट्रीम वेदर में अडाप्ट करने में डिफिकल्टीज फेस होती हैं, लेकिन कई दिन वहां बिताने के बाद उसकी बॉडी अडाप्ट करना शुरू कर देती है और वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। वो स्टोन्स ब्रेक करने और ट्री ट्रंक्स को अपने हाथों से जोर से मारने की स्किल्स प्रैक्टिस करता है। आगे चॉय कुछ मूव्स प्रैक्टिस करता है अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्गर बनाने और पेन बेयर करने के एबल बनाने के लिए। कई महीने प्रैक्टिस करने और माउंटेन्स में अकेला रहने के बाद चॉय फाइनली फील करता है कि उसने अपने मास्टर द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट स्किल्स और बुक से सक्सेसफुली मास्टर्ड कर ली हैं। वो फिर माउंटेन से सिटी की तरफ दौड़ता है और जापान के सबसे अच्छे फाइटर से मिलना शुरू करता है। शुरू में चॉय नियो डोजो नाम के एक कराटे ट्रेनिंग स्कूल में एंटर करता है। वो अपनी फटी हुई कराटे क्लोथ्स में स्कूल के अंदर चलता है और डोजो लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को उसके साथ लड़ने दे। डोजो लीडर चॉय को टीज करता है, उसे बेड वेटिंग मैन कहता है उसकी डिमांड पूरी करने से पहले कि वो एक स्टूडेंट के साथ लड़े। चॉय 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हरा देता है, उनमें से ज्यादातर को एक ही मूव से। फाइनली वो डोजो लीडर को भी हरा देता है और अगले दिन न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन जाता है। जैसे ही चॉय के एक ग्रेट फाइटर मियामोतो मुसाशी का नेक्स्ट वर्जन होने की खबर फैलती है, ये काटो तक भी पहुंचती है। काटो, जो अब जापान कराटे एसोसिएशन का हेड है, इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है कि एक नॉन जापानीज फाइटर जापान के सबसे अच्छे फाइटर्स को हरा रहा है। दूसरी तरफ चॉय जापान के हर फाइटर के खिलाफ जीतना जारी रखता है, जिसमें वो भी शामिल हैं जो कराटे, जूडो, निंजेत्सु, ताइक्वांडो और कोबुदो में कम्पीट करते हैं। हर फाइट में उसकी जीत की वजह से चॉय जापान में एक मीडिया सेंसेशन बन गया है। चॉय योको से भी मिलता है और उसे रिवील करता है कि जबकि वो मौत से डरता है, वो लाइफ को एक कावड़ की तरह जीने से और ज्यादा डरता है। जापानीज फाइटर्स पर चॉय की विक्ट्री से ऑफेंडेड होकर काटो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करता है और चॉय की फाइटिंग स्टाइल को बिलिटल करता है। वो आगे मेंशन करता है कि चॉय द्वारा यूज किए गए मूव्स रियल जापानीज मार्शल आर्ट्स नहीं है और उसे एक थक कहता है। दूसरी तरफ कराटे ऑर्गेनाइजेशन काटो को बिना बताए अपने एक फॉलोअर को चॉय को मारने के लिए भेजती है। असैसिन चॉय को मार्केट में नोटिस करता है और उसके पास से गुजरता है उसके पेट में एक कताना स्टैब करते हुए। इंजर्ड चॉय का फिर योको द्वारा ख्याल रखा जाता है जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। एक दिन चॉय को चुनबे का कॉल आता है और उससे मिलने के बाद उसे पता चलता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है और जल्दी ही उस पर अटैक करेगा अगर वो काटो का सामना करने का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। चुनबे के घर से बाहर निकलने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भेजे गए असैसिन से मिलता है। वो दोनों फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं जब तक चॉय अपर हैंड नहीं पा लेता और उसे मार नहीं देता। जब चॉय को पता चलता है कि जिस लड़के को उसने मारा था उसकी एक वाइफ और बेटा था, तो उसे अपने एक्शंस पर बहुत बुरा लगता है और वो फैमिली का पीछा करता है अपोलोजाइज करने के लिए। वो असैसिन की वाइफ के पास जाता है और उसके हस्बैंड को मारने के लिए अपोलोजाइज करता है। वो उन्हें अपनी पूरी लाइफ में काम करने और हेल्प करने का ऑफर भी करता है।
चॉय अपनी मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म असैसिन की वाइफ को दे देता है, स्वेयर करता है कि वो अब कभी मार्शल आर्ट्स बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। भले ही असैसिन की वाइफ चॉय की अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं करती, वो उनके घर के बाहर घुटनों के बल बैठा रहता है अपॉलोजाइज करते हुए। एक्सेप्ट करने की प्लीड करता है। वो फाइनली उसकी अपॉलजी एक्सेप्ट करती है जब वो उसके बेटे को माउंटेन के टॉप पर ले जाता है और उसकी विश पूरी करता है टॉप से सीनरी देखने की। असैसिन की वाइफ फिर चॉय की मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म वापस करती है और उसे गुड के लिए लड़ने और जापान के सबसे अच्छे फाइटर्स में से एक बनने को कहती है। फॉलोइंग सीन में चुनबे से काटो के चैलेंज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद चॉय चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपनी पुरानी मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहनकर उनके पास जाता है। वो अकेला उस साइट की तरफ चलता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने 2 सबसे अच्छे फाइटर्स के बीच एपिक बैटल के लिए तैयार किया था। जल्दी ही वो उस रिमोट साइट पर पहुंचता है जहां काटो और उसके आदमी उसका इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। शुरू में चॉय काटो के आदमियों के साथ लड़ता है और उन्हें एक ही मूव से आसानी से हरा देता है। इसके बाद चॉय काटो का सामना करने का अपॉर्चुनिटी पाता है। काटो दूसरी तरफ बिलीव करता है कि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स चॉय को आसानी से हरा देंगी, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए जब दोनों के बीच फाइट शुरू होती है, चॉय की नई फाइटिंग स्टाइल काटो के लिए डिफिकल्टीज कॉज करती है। चॉय काटो पर कई पावरफुल किक्स और पंचेस से अटैक करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। भले ही काटो वापस लड़ने की पूरी कोशिश करता है, उसकी एंकल टूट जाती है जब उसे चॉय द्वारा कई पावरफुल किक्स लगते हैं। इसके बावजूद काटो फाइट के लिए उठता है और एक घुटने के बल बैठने वाली स्टांस में कोलैप्स हो जाता है। काटो की सिचुएशन पर मर्सी दिखाते हुए चॉय अपना पंच काटो के चेहरे से 1 इंच डिस्टेंस पहले रोक देता है। इसके साथ काटो अपनी डिफीट एडमिट करता है और चॉय की फाइटिंग स्टाइल को अपने आदमियों के साथ एक्नॉलेज करता है। मैच खत्म होने के बाद चॉय अभी भी एक वाइल्ड बुल के साथ लड़ता है और उसके सर को पकड़ने और उसके हॉर्न्स ब्रेक करने में मैनेज करता है। मूवी के फाइनल सीन में हमें चॉय के बारे में कुछ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है। ये मेंशन किया गया है कि उसने असल में दुनिया भर के हजारों मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को हराया था और क्योकुशिन नाम की एक नई कराटे स्टाइल भी शुरू की थी। फाइनली ये रिवील किया जाता है कि मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है।